यही के क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक या वेग नियतांक। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कर देंगे CH3 COO फिर CH3 और यहाँ पर घाते देखेंगे कुछ नहीं मतलब एक है, तो n की वैल्यू वही होती है, n मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि कितनी है, एक है, तो आप कह सकते हैं कि दी गई उपरोक्त अभिक्रिया कितनी कोटि की है, प्रथम कोटि की है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बता दें कि हम लोग बात कर रहे थे रासायनिक बलगत की, यानी कि केमिस्ट्री पार्ट 1 की बात करेंगे और क्लास 12 की बात करेंगे। दोस्तों बता दें कि इसमें हमारा आज सबसे जोरदार टॉपिक होने वाला है और जोरदार लेसन का जोरदार टॉपिक। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम कोटि की अभिक्रिया एवं वेग समीकरण का व्यंजक प्राप्त करना या व्यंजक की व्युत्पत्ति। बता दें आपको कि सबसे जो टॉप लेवल का क्वेश्चन आता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है ना, वो होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित न्यूमेरिकल। जैसा कि आप अगर अनसॉल्व देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो व्यंजक होता है ना, उस पर न्यूमेरिकल 100% पूछे जाते हैं। दोस्तों चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन इसमें से अगर न्यूमेरिकल आ गया ना, तो न्यूमेरिकल पे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है, जो कि आपका स्कोर बढ़ाने में काफी मददगार होता है। तो बता दें कि सबसे छोटा चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है, इसमें हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण का व्यंजक प्राप्त करेंगे। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों बात है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चीज है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया आप किसे कहेंगे, तो सबसे पहले उसकी परिभाषा याद रखिए। परिभाषा बहुत ही सिंपल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की घात पर निर्भर होती है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप सीखिए, फिर से सीखिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की घात पर निर्भर होती है, वह क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए सबसे पहले अगर आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण अगर देना है तो सबसे इसका जो खास या सबसे फेमस एग्जांपल है वो क्या है, चीनी। आप जानते हैं चीनी को पानी में डाल दीजिए, ठीक है, चीनी का जल अपघटन कहते हैं या सुक्रोज का जल अपघटन कहने के लिए कह सकते हैं कि सुक्रोज का जल अपघटन। ठीक है, हेडिंग डाल के कह सकते हैं सुक्रोज का जल अपघटन, यानी कि आप जानते हैं सुक्रोज का फार्मूला होता क्या है, होता है सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11 प्लस इसका जब जल अपघटन कराएंगे यानी कि जल से अभिक्रिया करा दीजिए, किसकी, चीनी की या सुक्रोज की। इसी को चीनी या इसी को सुक्रोज या इसी को इक्षु शर्करा या इसी को इन्वर्ट शुगर या इसी को माल्टोज, इसी को लैक्टोज भी कहते हैं। ठीक है, यह एक तरह का डाइसैकेराइड होता है जो कि आपको बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आपको डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, यह एक तरह का कार्बोहाइड्रेट भी है जो कि जल अपघटन होने पर यह दो छोटे छोटे ग्लूकोज के यूनिट को देता है, उत्पन्न करता है, इसलिए इसको डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं। जब सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे यानी कि सुक्रोज की क्रिया जल से कराएंगे तो आपको मिल जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसको कहते हैं फ्रक्टोज, इसको कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, और इसको कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, सुक्रोज। और जल से क्रिया हो रही है, तो आप जल अपघटन कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे जल अपघटन। ठीक है, यह कंप्लीट रिएक्शन हो गई। कैसे सिद्ध करेंगे कि यह अभिक्रिया जो है प्रथम कोटि की है, तो इसके लिए क्या होता है कि रेट लॉ अप्लाई करने पर लिखेंगे द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लगाने पर। और अगर पूछा जाए कि द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम को कौन बताया था, तो याद रखना होगा गोल्डबर्ग और वागे ने 1864 ईस्वी में बताया था। तो आइए देखते हैं, इस पर अगर आप रेट लॉ लगा देंगे तो dx/dt, जिसको आप कहते हैं अभिक्रिया की दर, अगर आपसे पूछा जाए अभिक्रिया की दर क्या होती है, तो आप कहेंगे उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर को, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर को कहते हैं क्या, अभिक्रिया की दर। यहाँ पर उत्पाद या अभिकारक भी जोड़ सकते हैं, यानी कह सकते हैं अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। या अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, या अभिकारक और उत्पाद की परिवर्तन में लगे समय को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ये है अभिक्रिया की दर आपकी। ठीक है, ये अभिक्रिया की दर है जिसको R से भी दिखाते हैं,
यह अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करेगी? अगर इस अभिक्रिया को देखेंगे तो इस अभिक्रिया में पानी भी है और सुक्रोज भी है और यही दोनों अभिकारक हैं। तो इन दोनों अभिकारकों में से जिसकी सांद्रता बदलेगी उसको यहां पर लिखेंगे, यानी कि सुक्रोज की सांद्रता बदल जाती है। ठीक है, किस अभिक्रिया में? इस अभिक्रिया में। और इसमें जल की सांद्रता बदलती है कि नहीं? तो जल अगर किसी से अभिक्रिया करेगा ना, किसी रिएक्शन में अगर किसी से भी जल अभिक्रिया करेगा तो जल की सांद्रता नहीं बदलती है, यानी कि जल की वजह से इस सुक्रोज की सांद्रता बदल जाती है और इसीलिए यहां पर लिखते हैं किसको? सुक्रोज को। ठीक है, यहां पर आप घात देख रहे हैं, घात कुछ नहीं है। अगर यहां से समानुपाती का नियतांक हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? dx अपान dt बराबर यहाँ पे एक वेग स्थिरांक लगा देते हैं जिसको रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका अभिकारक की सांद्रता सहित यहाँ पर लिख लेंगे, अभिकारक को सांद्रता सहित यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए इसकी घात को देखेंगे, यहाँ पे कोई घात नहीं है, तो कितनी घात मिलेगी? 1 घात। ये यन की वैल्यू होती है, यन की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है? 1 दिख रही है। तो आप कह सकते हैं कि दी गई उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपरोक्त अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, इतना आपको करना है। दोस्तों ये हो गया आपका सबसे प्यारा एग्जाम्पल जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का है। क्या कोई दूसरा एग्जाम्पल भी है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आप देख सकते हैं? तो देखिए वो भी है। ये पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम बता दें आपको, एस्टर यानी एस्टर मतलब कौन है? CH3COO है, फिर CH3 है। ये एस्टर हम यूज करेंगे यहाँ पे, और जब इस एस्टर का भी जल अपघटन कराएंगे तो वो भी किस तरह की अभिक्रिया होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, यानी उसमें भी केवल एक अभिकारक की ही सांद्रता बदलेगी। ठीक है, ये एस्टर हो गया का जल अपघटन। देखिए ये एस्टर का जल अपघटन जब आप कराएंगे तो ये भी अभिक्रिया किस तरह की होगी? प्रथम कोटि की होगी। यानी एस्टर कौन सा आप लेंगे? CH3COO फिर CH3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्लियर लिखने की कोशिश करता हूँ। CH3COO फिर CH3 है और इसको पानी में डाल देंगे, यानी H2O में डालेंगे तो क्या बनेगा? देखिए इस अभिक्रिया को समझना है ना, तो इस तरह समझिए, ये जो CH3COO है इस पे माइनस आता है और इस CH3 पे प्लस आता है। ठीक है, आप इधर से भी CH3COO पर माइनस कर सकते हैं और इस पर भी प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस H2O को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं HOH, तब भी ये H2O ही है। ठीक है, ये H प्लस हो जाएगा, ये OH माइनस हो जाएगा, इसमें का माइनस वाला चला जाएगा प्लस के पास और ये प्लस वाला चला जाएगा माइनस के पास, यानी कि इसके पास। तो क्या बनेगा? देखिए CH3COO। आगे वाली चीज़ों को यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो यहीं देख लीजिए। देखिए CH3COO माइनस है, ये प्लस के साथ अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा CH3COOH। क्या बन जाएगा? H। ये हो गया CH3COOH। ठीक, ये क्या बचा? CH3 और ये OH, CH3OH। अब ध्यान से देखिए जरा सा, जब इस पर आप अभिक्रिया का दर नियम लगाएंगे, यानी कि dx अपान dt अभिक्रिया की दर को देखेंगे, तो अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करेगी? जिस अभिकारक की सांद्रता बदलेगी। कितने अभिकारक हैं? 1 और 1 2 अभिकारक हैं। तो पानी की वजह से इनकी सांद्रता बदलेगी, पानी की सांद्रता नहीं बदलती है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि इस एस्टर की सांद्रता यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा CH3COO CH3। अब ठीक ऊपर वाला काम करेंगे, यहाँ पर भी समानुपाती हटाकर एक नियतांक लगाएंगे, ये हो जाएगा dx अपान dt बराबर हो जाएगा k। यही k क्या कहलाता है? वेग स्थिरांक या वेग नियतांक। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कर देंगे CH3COO फिर CH3 और यहाँ पर घाते देखेंगे, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो n की वैल्यू वही होती है। n मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n मतलब क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 1 है, तो आप कह सकते हैं कि दी गई उपरोक्त अभिक्रिया कितनी कोटि की है? प्रथम कोटि की है। ठीक है, अब देखिए नाम रख लेते हैं, इनका क्या नाम होगा? इनको कहते हैं एस्टर। अगर पूछा जाए कौन सा एस्टर, तो मेथिल इधर भी है, इधर भी मेथिल है। जब बीच में डबल ओ आ जाता है C के साथ में, COO बीच में आए, इधर इधर एल्किल समूह हो या मेथिलो एथिलो कुछ भी हो, तब हम उसे कह सकते हैं एस्टर। और कौन सा एस्टर? ये मेथिल है तो डाई मेथिल एस्टर कह सकते हैं। ठीक है, एस्टर दोस्तों क्या होते हैं? एस्टर ऐसे पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं
जिनसे परफ्यूम या सुगंधित पदार्थ या इत्र जैसे पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया एस्टर, ये हो गया जल, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे जल अपघटन हो रहा है। ये क्या है, ये विनेगर है यानी कि सिरका जिसको कहते हैं आप, एस्टिक अम्ल है। और ये क्या है, मेथिल एल्कोहल है जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है। यही मेथिल एल्कोहल ऐसा होता है जिसको पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है और ज्यादा पिएगा तो पागल भी हो जाएगा और मर भी सकता है। ठीक है, तो ऐसी बात होती है। अब आइए हम लोग सबसे बड़ा खेल देखने वाले हैं। क्या देखने वाले दोस्तों, ये हो गया प्रथम कोटि की अपक्रिया। अब देखेंगे हम लोग वेग समीकरण का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, किसके लिए, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। क्योंकि जो आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो इसी पर पूछा जाएगा कि वेग समीकरण दे दिया है, उसमें जितने पद हैं उनका मान न्यूमेरिकल में देगा और आपसे पूछेगा चाहे उस अभिक्रिया में चाहे उस न्यूमेरिकल में, या तो वेग स्थिरांक का मान पूछ लेगा कितना है, या उसका अर्ध आयुकाल पूछ लेगा, या उसका समय पूछ लेगा, समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे या वेग समीकरण का व्यंजक कैसे व्युत्पत्ति करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समीकरण कोई मान लेना है और वो समीकरण या वो रासायनिक अपक्रिया किस कोटि की होगी, प्रथम कोटि की होगी, मानना है। मान लीजिए, देखिए सबसे पहले माना कोई अपक्रिया, यहाँ पे लिख देंगे माना कोई अपक्रिया। कौन है वो अपक्रिया, अपक्रिया है भाई तो दो चीज होगा, अभिकारक होगा, रिएक्टेंट होगा, और क्या होगा, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद होगा। तो ए अभिकारक हो गया, पी फॉर प्रोडक्ट हो गया, उत्पाद हो गया, मान लिया ऐसा। ठीक है, माना कोई प्रथम कोटि की अपक्रिया निम्नलिखित है। अब देखिए, अब मैं आपको बहुत पहले बताया था कि t बराबर अगर 0 सेकेंड है, t बराबर अगर 0 सेकेंड है दोस्तों। हाँ, सबसे पहले बता दें कि देखिए चैनल पर पहली बार है तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए ना, हमारे पिछले भी चैप्टर की वीडियो बनी हुई है तो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। अगर t बराबर 0 सेकेंड है तब हमारी इस पदार्थ की मात्रा यानी इस अभिकारक की कुल मात्रा कितनी है, a मोल है। कितनी है दोस्तों, a मोल। पदार्थ की मात्रा को किस में नापते हैं, मोल में नापते हैं। ठीक है, ये मोल राशि मोल मात्रा का सवाल है। ठीक है, अब देखिए अगर t बराबर 0 सेकेंड हुआ है तब ये हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा, तब 0 बना रहेगा, यानी कि अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। t बराबर 0 का क्या मतलब हुआ, अभी कोई भी समय बीता नहीं है, अभी हम जितना अभिकारक लिए हैं वह उत्पाद में नहीं बदला है। इसका मतलब ये कितना बदला है, 0 मोल। ठीक है, अब देखिए अगर t बराबर t सेकेंड हो जाए, जैसे 10 सेकेंड 5 सेकेंड हो जाए, t बराबर कुछ भी समय बीत जाए, यानी 2 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड कुछ भी, तो इस पदार्थ की कुछ मात्रा यानी कि कुछ मात्रा मतलब कितना लेते हैं, यक्स ले लेते हैं। अब पदार्थ की मात्रा कितनी बच गई, यक्स भाग इसका इसमें से निकल के प्रोडक्ट में बदल गया, यानी कि हमारे इस अभिकारक में से यक्स भाग निकला और प्रोडक्ट में बदल गया। तो इसमें से यक्स निकला तो इधर प्रोडक्ट में कितना बदलेगा, एक्स भाग बनेगा, यानी कि यक्स भाग आपका प्रोडक्ट में बदल जाएगा, यानी यक्स मोल हो गया। ठीक है, पदार्थ की मात्रा आप देख रहे हैं कितनी है, यक्स मोल है। यहाँ पर कितनी, अभिकारक की मात्रा कितनी है, a माइनस एक्स है। ठीक है, a माइनस एक्स मोल। अब देखिए अगर हम इस पर अभिक्रिया की दर लगा दें, यानी कि अगर इस अभिक्रिया की दर देखेंगे, ठीक है, तो अभिक्रिया की दर निर्भर करने लगेगी, किस पर निर्भर करेगी, अगर प्रथम कोटि की है तो एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी, यानी कि अभिकारक की सांद्रता के एक घात पर निर्भर करेगी, ये भी आप कह सकते हैं। अब देखिए आपका ये अभिक्रिया पर आप क्या लगाएंगे, अभिक्रिया की दर, तो dx अपान dt प्रोपोर्शनल अभिकारक की सांद्रता, यानी यहां पर अभिकारक की सांद्रता हो गई। यह कौन सा नियम कहता है, यह कहां से आया है, तो ये आया है जब आप इस अभिक्रिया पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगा देंगे। यहां पर लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर बराबर इतना, लेकिन यह कब आया है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाने पर, क्रिया का नियम लगाने पर, चलिए नियम लगाने पर मिल गया आपको। ठीक है, और ये नियम कौन दिया था आपको मालूम होगा, गुल्डबर्ग और वागे ने दिया था। कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि गुल्डबर्ग और वागे का कौन सा नियम है, तो आपको बोलना पड़ेगा वहां पे, या ऑप्शन देके बताना पड़ेगा, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब देखिए इसको सही करेंगे तो क्या मिलेगा, dx अपान dt बराबर k, और इसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता यहाँ पे कितनी, a माइनस एक्स मोल है, और लीटर में भी रहेगा तो उसको भी रख लेंगे। ठीक है, ये सांद्रता मान लेते हैं कि हमारी सांद्रता कितनी है, a माइनस एक्स मोल पर लीटर में। ठीक है, चलिए तो a माइनस एक्स यहाँ पे रख देंगे। ये क्या है, यह अभिकारक a की सांद्रता है, अभिकारक a की सांद्रता यहाँ पे बची हुई मात्रा है, और उसके साथ मोल पर लीटर में, लीटर के साथ उसकी सांद्रता ले सकते हैं। ठीक है,
ए माइनस एक्स हो गया। अब देखिए इसको सही करेंगे, जब इसको सही करेंगे तो आर या अथवा कर सकते हैं डी एक्स अपान, अब देखिए ये डी टी उधर भगाएंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे और इस ए माइनस एक्स को इधर करेंगे, तो इधर क्या बचा ए माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स अपान ए माइनस एक्स बराबर के और ये गया इधर, ये आया इधर, तो ये क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण आपको मिल गया, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे की चीज समझना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं आगे क्या करना है। अब देखिए इस समीकरण का हमको क्या करना है, समाकलन कर देना है। क्या करना है, समाकलन लिखेंगे, समीकरण देखिए दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है चलिए आगे देखते हैं। लिखेंगे समीकरण एक का समाकलन करने पर, भाई देखिए अगर आप मैथ पढ़े होंगे और उसमें आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे ना, तो समाकलन करने पर, समाकलन का भी कुछ फार्मूला होता है, ठीक है। तो समाकलन करने पे क्या मिलेगा आपको, देखिए लिखेंगे समीकरण एक का समाकलन करने पर आइए किया जाता है, मुझे भी नहीं आता यार, जैसे हम लोग पढ़े हैं थोड़ा सा हम लोग और भी दिमाग लगा के इसको भी पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे समाकलन का कुछ इस तरह का निशान होता है, ठीक है, ये इसको एक टांग पकड़ के खींच दोगे थोड़ा लंबा हो जाएगा तो वो समाकलन होता है, ठीक है, ए माइनस एक्स, यानी कि इस पूरे का समाकलन करेंगे, ठीक है, और इधर भी उसी तरह समाकलन हो जाएगा के डी टी, ठीक है, ये हो गया। अब जब इसका समाकलन का फार्मूला इस पर लगा देंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, देखिए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स, ठीक है, समाकलन करने के बाद ये मिलेगा आपको, क्या मिलेगा भाई, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर, यहाँ पर आ जाता है के टी प्लस आई एक नया चीज मिल गया, यहाँ पर आई जो है, आई को क्या कहेंगे हम, समाकलन स्थिरांक कहेंगे, ये चीज अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आई को कहीं कहीं सी भी मिल जाएगा आपको लगाया हुआ, सी फॉर कांस्टेंट होता है, ठीक ना, इसलिए सी भी लगा सकते हैं, आई भी लगा सकते हैं। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हुआ, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे अगर मतलब यदि, अगर यहां पर t बराबर 0 था तो ये a मोल था, यहां पर t बराबर t सेकेंड हुआ तो ये जो है a माइनस एक्स हो गया। अगर यहां पर t बराबर आधा t हो जाए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, अगर t बराबर आधा t हो जाए मतलब क्या करेंगे, लिखेंगे यदि t बराबर t हाफ हो जाए, t हाफ सेकेंड हो तो क्या होगा, यही चीज ध्यान रखना। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो पूरा मामला हल हो जाएगा, ठीक है। t बराबर t 1/2 मतलब t हाफ हो जाए, अर्धायु हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो यक्स है ना, समझिए जरा सा, इस यक्स के जगह पे कुल मात्रा का आधा होता है, यानी आधी समय वह समय होती है जब यह मतलब ये अभिकारक अपनी कुल मात्रा में से आधा उत्पाद में बदल जाए, यानी कि a में से a का आधा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, वही चीज समझना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a/2, ठीक है, तो x बराबर a/2 होगा। अतः मतलब इसलिए क्या होगा, नीचे देखिए जरा सा, नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, आइए देखते हैं नीचे क्या होगा। इसलिए भाई इसमें रख दीजिए मान, इसलिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, बराबर ये माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स पहले से था, ठीक, आ गया होगा समझ में। इस यक्स के जगह पे अब क्या रखेंगे भाई, क्या रखेंगे, यक्स बराबर क्या, हाँ गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हुआ। देखिए अगर t बराबर t हाफ होगा तो x बराबर a2 होगा, ठीक है, इसको बाद में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए जरा सा, अगर t बराबर 0 होता, t बराबर अगर 0 होता, 0 सेकेंड, तो x के जगह पे क्या होता, यानी a माइनस x के जगह पे क्या होता, इसमें से x निकलता ही नहीं, x के जगह पे क्या होता, 0 होता। देखिए ये t बराबर t सेकेंड है तो ये माइनस x के जगह पे x है, मतलब ये प्रोडक्ट कितना बदला, x बदला, x भाग प्रोडक्ट में बदला, ठीक है। अगर t बराबर 0 होता तो यहाँ पे x की जगह कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मतलब 0 होता, क्योंकि यहाँ पे a केवल है, x की जगह पे कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 0। तो देखिए वही चीज यहाँ पे अगर t बराबर 0 सेकेंड हो जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है, 0 होगा।
दो बात समझिए, एक जो पहले बताया वो भी समझिए, अभी वो आगे अर्धायु निकालते समय काम देगी। t बराबर 0 सेकेंड तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 होगा, इसलिए वही मान यहाँ पे रखिए, इस समीकरण में रख दीजिए a माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या होगा 0, कब, जब t बराबर 0 होगा, ठीक है। t बराबर 0 तो इस x के जगह पे 0, जहाँ जहाँ भी x रहेगा वहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। लॉग बेस ई a माइनस 0 ये हो गया बराबर बराबर k, और k t में क्या है, गुणा है, k इंटू टी का मान क्या हो जाएगा भाई, t बराबर 0 तो x बराबर 0, अगर x बराबर 0 रख दिया तो t की जगह भी क्या रखना होगा 0, यहाँ पे आ गया 0 प्लस i, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ये कहाँ से आया है, तो ये कहाँ से आया भाई, जो ऊपर समीकरण था उसमें ये मान रख दिए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको क्या मिल रहा है, नीचे दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस ई ए हो जाएगा, यहाँ पे ए में से 0 गया, मतलब कुछ नहीं गया तो ए बचा, लॉग बेस ई ए बराबर, यहाँ पे देखिए के का गुणा 0 में होगा, किसी भी चीज़ का 0 में गुणा होगा तो 0 मतलब खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया ये, प्लस आई केवल बच गया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई ए बराबर आई, ये हो गया समीकरण नंबर कितना भाई, 3, एक समीकरण, दो समीकरण, 3 समीकरण आ गया, ठीक है। चलिए आशा करते हैं यहाँ तक आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इस समीकरण 3 में, मतलब इस समीकरण 2 में मानिए जो ये आई है ना, ये आई बराबर कितना मिल गया आपको, ये मिल गया, तो यही आई का मान ये जो है इसमें रख दीजिए, यानी कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2, कैसे 2 बनाए थे, ऐसे ना, समीकरण 2 में रखने पर। देखिए बहुत आसान है, अब आपको बहुत आसान लगेगा, कैसे लगेगा, देखिए ये आपका समीकरण 2 है और इसी 2 में आई की जगह पे क्या रखेंगे, लॉग बेस ई ए, ठीक है। तो रख देते हैं, क्या है आपके पास पहले से, माइनस लॉग बेस ई ए, ठीक है, ए बराबर के टी, देखिए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस एक्स, ठीक है, बराबर, ये देखिए बराबर के टी प्लस आई का मान कितना रखेंगे, आई बराबर इतना है ना, तो इतना रख देंगे यहाँ पे, के टी प्लस माइनस लॉग ई बेस ए, देखिए माइनस सहित रख दिया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे पहले प्लस है तो माइनस प्लस का झगड़ा हो जाएगा, और ये क्या है, ब्रैकेट टूटेगा, यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलिए समझ रहे होंगे अच्छे से, आगे देखिए अब क्या हो जाएगा, इस माइनस लॉग ए माइनस एक्स को और इस माइनस लॉग ए को, बेस ई ए को एक तरफ कर दीजिए, लॉग को एक तरफ करिए, के टी को अलग करिए, तो क्या हो जाएगा आपका, के टी बराबर, इसको उधर कर दीजिए, चाहे इसको इधर ले आ दीजिए, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लॉग बेस ई ए, ये इधर आ गया तो इसका साइन प्लस हो जाएगा इधर, ठीक है। अब ये देखिए पहले से है तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, लॉग यम माइनस लॉग एन का फार्मूला आप जानते होंगे, लॉग यम माइनस एन बराबर होता है लॉग यम बेटा एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग ए बेस ई है, ए बटे ए माइनस एक्स, ये यम हो गया, ये एन हो गया, लॉग यम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग यम बटे एन, ठीक है। ये हो गया, कितना बराबर हो गया, के टी बराबर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ऐसी आशा करते हैं। अब देखिए इधर के है, इधर टी है, ठीक है, दोनों एक साथ हैं, मल्टीप्लाई में हैं, तो आपको किसका चाहिए, व्यंजक वेग समीकरण का, तो वेग समीकरण नहीं, वेग स्थिरांक कह लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए वेग समीकरण है, वेग स्थिरांक है, ठीक है, के, तो के बराबर आपको निकालना है, के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर ये टी है, टी इधर आ जाएगा, इधर गुणा है, इधर पक्षांतर करेंगे इस साइड तो भाग हो जाएगा, एक बटे टी, चलिए एक बटे टी हो गया, एक बेटा टी हो गया, ठीक है। अब गुणे लॉग बेस ई ए बटे ए माइनस एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये लॉग ई है, ठीक है, लॉग ई है तो इसको लॉग 10 में बदल लेते हैं, लॉग 10 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग
10 में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब ये हो जाएगा k बराबर 2.303 गुणा हो जाएगा एक में बटे t गुणे log बेस 10 a बटे a माइनस एक्स। ये आपका मिल गया। क्या है? यही आपके प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण है या वेग समीकरण का व्यंजक है, कह सकते हैं। अतः उपरोक्त समीकरण ही प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण या वेग स्थिरांक का सूत्र या व्यंजक है। अब देखिए इसमें कौन क्या क्या है। ये k क्या है? वेग स्थिरांक है। ठीक, t क्या है? समय है। t क्या है? समय है। ठीक है, जिस समय में प्रथम कोटि की अपक्रिया पूर्ण होगी वही क्या है? समय है। a क्या है? यह अभिकारक की दी गई मात्रा है, अभिकारक की मात्रा है। ये a माइनस एक्स क्या है? a माइनस एक्स क्या है कि जो t बराबर समय दिया रहेगा ना, उस समय में कितनी प्रतिशत अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। ठीक है, 50% पूर्ण हो रही, कहीं 90% देगा, कहीं 99% देगा, तो वो आपको यहाँ पे मान रखना होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है कि इसके अर्ध आयु काल को निकालना है। मतलब अगर यहाँ पे आधा समय रख दें तो ये वैल्यू क्या होगी, या अगर यहाँ पे हाफ टी रख दें, मतलब आधा समय रख दें, टी हाफ रख दें, तो इस के का मान कितना हो जाएगा। चलिए समझते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताया था कि अगर टी बराबर टी हाफ हो जाए, यदि टी बराबर टी हाफ हो जाए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। ये चीज़ अगर आप याद कर लें तो देखिए हम क्या करेंगे, इसी में ये मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? k बराबर यहाँ पे रख देंगे 2.303 बटे टी हाफ 1/2। अब यहाँ पे क्या है? log बेस 10 है, a बटे a माइनस एक्स है, तो log बेस 10 a बटे a माइनस जो यक्स है ना, यक्स, ये कितना हो जाएगा? यक्स, इसका आधा। मतलब यहाँ पर हम क्या रखेंगे? इसका आधा। मतलब अगर एक कुल मात्रा a है तो यहाँ पर रखेंगे a बटे 2 ये हो जाएगा। ठीक है, a बटे 2। अब देखिए जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना तो इसका मान आ जाएगा log 2। क्या आ जाएगा? log 2। यानी हम लिख सकते हैं k बराबर 2.303 अपान टी हाफ इंटू log 2। अब आपको मालूम होगा कि log 2 का वैल्यू होता है, देखिए नहीं समझ में आया तो इधर देखिए, k बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 अपान टी हाफ गुणे log 2 आ जाएगा। अब log 2 का मान आप जानते हैं, log 2 बराबर होता है 0.3010। अगर ये मान हम यहाँ पे उठा के रख दें, ठीक है, अगर हम ये मान यहाँ उठा के रख दें तब क्या हो जाएगा? k बराबर 2.303 बटे टी हाफ इंटू 0.3010। अब ये गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा देखिए k बराबर 0.693 अपान टी हाफ। ये आपको अर्धायुकाल का समीकरण मिल गया। यानी कि आप यहाँ पे टी हाफ इधर कर सकते हैं, के इधर कर सकते हैं, तो टी हाफ बराबर आपको क्या मिल जाएगा? टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 अपान के। तो इस तरह से आप देख लिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होगा और अर्धायुकाल का समीकरण क्या होगा। तो दोस्तों जैसे ही आपको न्यूमेरिकल अगर मिल जाए, अगर स्थापना करने के लिए दे या व्युत्पत्ति करने के लिए दे, तब तो ये तरीका लगाएंगे आप। अगर आपको न्यूमेरिकल दे दे या प्रथम कोटि का नाम ले ले न्यूमेरिकल पे, तो आपको 100% ये ध्यान देना है कि वह न्यूमेरिकल हमेशा किस सूत्र से लगेगा, किस सूत्र से लगेगा। तो यही सूत्र है भाई, इस सूत्र को याद रखिए, इसी सूत्र में सभी पदों का मान रखिए, आंसर लीजिए और पूरा नंबर पाइए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, वीडियो को रिप्लाई करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, मिलते फिर इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया पर न्यूमेरिकल के साथ।